अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत और बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की सरकार का ग्रीन सिग्नल लगभग मिल चुका है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और पूरा देश इस बात का इंतजार में है कि पाकिस्तान की खाट कब खड़ी की जाएगी। तैयारी चरम पर है और आज पूरे देश में अचानक से एक मॉक ड्रिल की गई जिसमें युद्ध के हालात में नागरिकों को क्या करना चाहिए इसके बारे में बड़ी तफसील से जानकारी देश भर में अचानक दी गई और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के इमरजेंसी आदेश के कारण सब जनपदों में किया गया। कल से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। माहौल बिल्कुल सही है, चोट बहुत करारी देनी चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई का निर्णायक वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश भर को स्तब्ध किया। रोंगटे खड़े हो गए, लोगों के आंसू निकल आए, चीखें निकल गईं जब पहलगाम की इतनी विभत्स नरसंहार को लोगों ने देखा। तब से लोग भूल नहीं पा रहे हैं। बहन भाइयों, आज 13वां दिन है, 13वीं है आज। 13 दिन से यह देश अपने देश के मारे गए निर्दोष नागरिकों को, जिन्हें मैं शहीद का दर्जा देता हूं, उनका अभी तक उनके खून का बदला नहीं लिया गया। यह देश अब कार्रवाई चाहता है। अब हम अपनों की लाशों को नहीं ढोना चाहते, बल्कि ये देखना चाहते हैं कि जिनके नापाक मंसूबों के जरिए हमारे देश में हमारे लोगों की लाशें बिछाई जा रही हैं, अब वो अपने कंधों पर अपनों की ढोकर ले जाएं। बहन भाइयों, भारत की तरक्की में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है पाकिस्तान। जब से ये मुल्क बना है तब से ये खून खराबे, कत्ल गारत, हिंसा, चरमपंथ, आतंकवाद, लोकतंत्र को खत्म करने, इन सब के मुखालिफत में खड़ा हुआ एक फेल्ड टेररिस्ट स्टेट है, एक विफल आतंकवादी राष्ट्र है। दुनिया भर में इस बैंकरप्ट कंट्री की न तो कोई साख है, न वैश्विक प्लेटफॉर्म पर इनके पास इनकी कोई हैसियत, न आर्थिक मोर्चे पर इनकी कोई स्थिति, न ये कोई ऐसा रिसोर्स इनके पास है कि जिसकी ज़रूरत देश भर के हो। जाहिलियत और आतंकवाद और चरम दरमांदता में डूबा हुआ एक मुल्क जो खुद को तो तबाह कर चुका है, अफगानिस्तान को तबाह कर चुका है, अब वो भारत को भी अपने जैसी तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। हमारी 75 वर्षों की जो विकास यात्रा है, इसमें सबसे बड़ी बाधा बनकर यही मुल्क उभरा है। ये एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन पता नहीं हमारे देश की सरकारें जब भी आईं, गवर्नमेंट ऑफ द डे जब भी रहीं, वो पाकिस्तान से एक अच्छे रिश्ते बनाने के चक्कर में कोई ना कोई धोखा खाए हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री से लेकर देखे अब तक में देख लीजिए आप, जो पाकिस्तान को अपने साथ लेने की कोशिश किया, ये समझाने की कोशिश किया कि इस खित्ते में, इस रीजन में पाकिस्तान को समझा बुझाकर साथ लेने से अमन और शांति आएगी। बहनों भाइयों, बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बुरी आत्मा, एक दुष्ट व्यक्ति कभी भी प्रवचन से सीधा नहीं होता। आप अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए वो सीधा नहीं हो जाएगा। उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी, उसका पैर तोड़ना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो उसके आगे भी जाना पड़ेगा। 140 करोड़ देश के इस मुल्क में, इस मजबूत भारत में, इस समृद्ध भारत में, इस आत्मनिर्भर भारत में दूसरे देशों से आ रहे आतंकवादी हमारे ही लोगों को मारकर गायब हो जा रहे हैं। और बहनों भाइयों, 13 दिन बीत गया है, उन कायरों के अभी तक परछाई भी हमें नहीं मिली है। मत भूलिए कि ये देश बहुत दिनों तक इस तरह की स्थितियां नहीं देख सकता। अब ये सही वक्त है कि सबक इस बार सिर्फ कोई स्ट्राइक से नहीं होना चाहिए। सबक इस बार ऐसा होना चाहिए कि उसकी गूंज रावलपिंडी में, लाहौर में, इस्लामाबाद और कराची तक, पेशावर तक
सुनी जानी चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए, उन्हें भुगतना पड़ेगा। भारत की सरकार को 144 करोड़ देश के इस मुल्क के लोगों ने स्पष्ट रूप से अपना मंतव्य, अपना मैंडेट क्लियर कर रखा है। इस देश के नागरिकों ने, इस देश के अपोजिशन ने, इस देश के इंस्टीट्यूशन ने भारत सरकार से सिर्फ यही बात रखी है कि पाकिस्तान को खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हो ताकि आने वाले वर्षों में कभी भी वो भारत के खिलाफ आतंकवाद की कोई कार्रवाई न कर सके, बल्कि सिर उठाने की भी हैसियत और औकात में पाकिस्तान नहीं बचना चाहिए। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? खड़गे साहब, क्या हो गया आपको? कृपा करके कुछ तो समझिए। आज पूरे देश में जनता एक है, सरकार के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, देश में सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीएम जानबूझकर नहीं गए कश्मीर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही पीड़ादायक है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, एसएलआर बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने। मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुंवर जेपीएस चौहान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स के। कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी बहुत जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। शरद त्रिवेदी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे, सर 13वीं भी हो गई, अब और कितना वक्त चाहिए आपको? मिश्र जी, देखिए, जब 71 की लड़ाई हुई थी तो उस समय हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमसे जो सीनियर लोग हैं और जो हमने पढ़ा है बाद में, वो ये है कि अप्रैल में फील्ड मार्शल जो बाद में बने थे मानेकशॉ साहब ने को इंदिरा जी ने कहा था कि हमको तुरंत पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, और मानेकशॉ जी ने कहा था कि अगर अभी हम हमला करते हैं तो हार निश्चित आप मानिए, क्योंकि चीन बॉर्डर खुला था, चाइना आ सकता था। उन्होंने पूरे 9 महीने तैयारी करी है। ये जो हमला हुआ है वो भी पाकिस्तान की तरफ से 3 दिसंबर को हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की तैयारी हुई थी, उस जो नतीजा चाहिए था वो हमें मिल गया था। बांग्लादेश को हमने अलग कर दिया था। तो ये, और इससे पहले भी जो फॉकलैंड की लड़ाई हुई थी, जो फॉकलैंड आइलैंड है दक्षिण अटलांटिक में, जब अर्जेंटीना ने वहां पे कब्जा किया था तो 3 महीने लगे थे ब्रिटिश सरकार को सिर्फ तैयारी करने में। उनके पास तो हथियार और जहाज और सब उन्होंने मौतबॉल कर दिए थे, उनको इंतजाम करने में 3 महीने लगे थे। उसके बाद वो पूरा काफिला अटलांटिक के दक्षिण में गया था और उन्होंने 24 घंटे में ठीक कर देंगे, हफ्ते भर में ठीक कर देंगे। अब आप मुझे बता रहे हैं कि 70 के दशक में 9 महीने लगे थे, आयरलैंड को इतना टाइम लगा था। अरे सर, आपको चुना है ना, आपको इसलिए चुना कि आप मुंहतोड़ कार्रवाई तत्काल करें। अब आप कह रहे हैं 9 महीने इंदिरा गांधी ने लिया था, तो आप इंदिरा गांधी के 70 के दशक का मुकाबला आज आप इस वक्त करेंगे 2025 में? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जो विपक्ष के लोग क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि हमको तैयारी करनी पाकिस्तान को हराने की। विपक्ष तो पहले ही हारा बैठा है,
तो हमें जिस तरह का इंतजाम करना है, जब करनी, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, ये आर्थिक लड़ाई है, ये युद्ध की लड़ाई है, ये हथियारों से हर क्षेत्र पे, हर फ्रंट पे ये लड़ाई लड़ी जाती है। कब, कैसे, कहां हमला किया जाएगा, ये ना किसी को बता के किया जाएगा, ना टाइमलाइन दे के किया जाएगा। ये कोई पंडित जी उसकी तिथि या तारीख नहीं बताएंगे कि फलानी तारीख को फलाने नक्षत्र में हमको हमला कर देना है। जब सरकार देखेगी तब सही तो आप मौका रोज है, मिसालें देते थे कि इजराइल ने कहा हमास था को कि ऐसे ठीक लोहा कर दिया, गरम मार दो, हथौड़ा मार दिया, हथौड़ा फलस्तीन को ऐसे मार दिया, हमास को ऐसे खत्म कर दिया। तब आप लोग बड़ी मिसालें देते थे। आज जब खुद एक्शन लेने की बारी आई तो अब आप 70 साल पहले की बातें बता रहे हैं। देखिए, अब जो क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या हमारे देश कर सकता है, वो हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक में करके दिखा दिया है। जब जो उस समय भी कोई तुरंत कार्रवाई नहीं हुई थी, उसका समय देखा गया था, उचित माहौल देखा गया था, और कब वहां पे कितने आतंकी होंगे ताकि मैक्सिमम आतंकी मारे जाएं, उस समय इस हमले को अंजाम दिया गया था। नहीं या पूछ के किया गया था, ना बता के किया गया था। जब सही मौका होगा, अभी उनकी आर्थिक लड़ाई शुरू हो गई है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी मीटिंग हुई थी, उसमें आज पाकिस्तान को उसका प्रसाद मिल चुका है, वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो जो हम लोगों ने तैयारी करी है, जो नतीजा जनता चाहती है वही नतीजा मिलेगा, और वैसे ही सर, मिलेगा। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, और कहां ये हमला किया जाएगा, जब विपक्ष में थे, सरकार तय करेगी, हमारी फौज तय करेगी। जब आप विपक्ष में थे तब आपकी बोली, भाषा, अंदाज, तेवर बिल्कुल अलग थे। आज आप मुझे यूनाइटेड नेशन की मीटिंग का आउटकम बता रहे हैं। जब आप विपक्ष में थे तो 24 घंटे में गर्दन तोड़ने को कहते थे। आज आप मुझे कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की बंद कमरे की मीटिंग में ये हो गया। सर, उससे आम लोगों को वास्ता नहीं है। ये डिप्लोमेटिक चैनल में आप जो कर रहे हो करें, जनता डायरेक्ट एक्शन चाहती है। जब डायरेक्ट एक्शन को सरकार ने फौज को खुली छूट दे दी है कि आप समय और काल देख के आप अपना काम करिए। ऑल राइट, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं बात बता के करी जाएगी, ना पूछ के करी जाएगी। मेरे साथ कुंवर JPS चौहान मौजूद हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स के, और फाइटर प्लेन वगैरह उड़ाने का बड़ा अनुभव रहा है, और बड़े ही काबिल योग्य सैन्य अफसर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुंवर चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैप्टन साहब, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि मैंने सुना है कि कल से पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस युद्ध अभ्यास करने जा रही हैं। बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास का क्या मतलब होता है और किस तरह का युद्ध अभ्यास होता है? धन्यवाद ब्रिज जी। सबसे पहले तो युद्ध अभ्यास जब हम करते हैं तो दुश्मन के क्या क्या हमें दुश्मन से हमें अटैक मिल सकता है और किस तरीके की परिस्थितियां वहां पे होंगी, उन सब का हमारा आंकलन इंटेलिजेंस से और दूसरी तरीके से हम प्राप्त करते हैं। और उसी सिनेरियो में जाकर हम जो है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए और अपनी जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, हमारे जो वॉर प्लान हैं, उस तरीके से हम अपना काम करते हैं ताकि एक सामंजस्य को बिठाया जाए। ये एक्सरसाइज का मेन कारण होता है, ताकि फौज में कहा जाता है कि मोर यू ब्लीड इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये हमारी तैयारी है। और उसी श्रृंखला में कल जो एक ब्लैकआउट का भी, एयर रेड का भी एक गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ये भी उसी का एक पार्ट। इसमें क्या हमारे पास जितने भी युद्धक बेड़े हैं या हमारी जो हवाई क्षमताएं हैं, इन सब का आकलन किया जाता है या सिंबॉलिक कुछ ही करते हैं? स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है? ये देखिए, अभी जो है आज के हालात की बात करें तो हमारा ये एक्चुअल प्रैक्टिकल आंकलन है कि दुश्मन के पास क्या है, हमारे पास क्या है, हम वॉर अगर होती है तो हम उसमें किस तरीके से सस्टेन करेंगे और दुश्मन की क्षमता क्या होगी, क्या रिसोर्सेज दुश्मन के और हमारे किस तरीके से हम कितने दिन की लड़ाई लड़ सकते हैं, हमारे वॉर के थ्रेटर्स कहाँ होंगे, हम कहाँ हम दुश्मन को अटैक करेंगे, हमारे वनरेबल पॉइंट्स क्या क्या हैं, उनकी हमें सुरक्षा किस तरीके से करनी है, हवाई सुरक्षा और जमीनी सुरक्षा, दोनों तरीके से हम उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए हम ये जो समय है इसके अंदर हम आगे अपनी कार्रवाई करते हैं। वैसे आपके कमांड में कौन कौन से फाइटर प्लेन थे? और अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें, उनके पास जो F-16 है,
क्या हमारे राफेल की क्षमता है कि हम F-16 की ताकत को उनकी कंट्री में ही रोक सकें? देखिए, F-16 की जहां तक सवाल है, वो एक फेजिंग आउट में। राफेल जो है एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और मल्टी सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में आपको याद होगा कि जब ये वर्तमान उसने तो मिग से और उसको गिरा दिया था। ये जो है सबसे बड़ा युद्ध के अंदर जो है हमारी ट्रेनिंग किस तरीके से है, हमारी जो है ट्रेनिंग से जो क्षमता पैदा करी है हमारे योद्धाओं ने, चाहे वो वायु योद्धा हो, नेवी के हो या हमारे आर्मी के हो, उन्होंने किस तरह की दक्षता प्राप्त करी है, लड़ाई सिर्फ उस पर निर्णायक होती है। एयरफोर्स रेडी है कैप्टन चौहान? एयरफोर्स पूरी तरीके से रेडी, जितना हम देख रहे हैं सारा कुछ है। एयरफोर्स हर तरीके से एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों पूरी तरीके से तैयार है। शुक्रिया। और जी, हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, स्वागत आपका। आज मॉक ड्रिल हो गई है, अब हम तैयार हैं। जी, आप तो कर्नल रह चुके हैं आर्मी में। जी, किसी भी वक्त 24/7 365 ये सेनाओं का काम है। सीटी बजी और कार्रवाई शुरू, तो उनकी ट्रेनिंग अनवरत चलती है। युद्ध की घोषणा या घोषणा ना होना, इससे उसका संबंध नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी की बात कह दूं, फिर आगे बताऊंगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल 3 चीज़ें क्लियर की हुई हैं, लगातार क्लियर करते आ रहे हैं। देश के मुद्दे पे पूरा देश एक साथ होना चाहिए और देश के मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज कुछ पत्रकारों ने शरारती सवाल उनसे पूछे, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस तरीके के फिजूल के सवाल मत पूछिए। दिल्ली से SOPs निकली हुई हैं, मॉक ड्रिल की तैयारी कीजिए और गंभीरता के साथ आम जनता को कल इससे जोड़िए। अब बात आई लड़ाई की। जो एक्सरसाइज में आप डिप्लॉयमेंट की कल बात कर रहे हैं, कुछ फौज की बिल्कुल स्टैंडर्ड SOPs होती हैं। जैसे ही इस तरह की कोई हरकत होगी तो फौज की मोबिलाइजेशन बॉर्डर की तरफ होगी, और क्योंकि कुछ UN के अपने रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो एक्सरसाइज के लिए जाती हैं। आप इतना ही समझिए कि वो एक्सरसाइज के लिए गई हैं, लड़ाई के लिए नहीं गई हैं, लेकिन रहेंगी वहीं। तो आप समझ लीजिए, बाकी मैं क्या कहूँ आपसे। सब कुछ नीतिगत है, सब प्लान्ड है, सब एग्जीक्यूट होगा, बस कहीं पता नहीं चलेगा। हमारे त्रिवेदी जी कह रहे थे 9 महीने इंदिरा गांधी ने। वो मेरे साथी प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ भी हैं, मैं उनको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। वो जबरदस्ती अपने कंधों पे ज़्यादा वजन ले रहे हैं। जबरदस्ती अपने कंधों पे ज़्यादा वजन ले रहे हैं। भारत सरकार के PRO नहीं है वो, भारतीय सेना के PRO नहीं है वो, भारतीय जनता पार्टी के, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको कैसे पता होगा? हम आप बैठे हैं आज की तारीख में, वहाँ पे इंटेलिजेंस अपडेट क्या है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, कहाँ एग्जैक्टली प्लान है, दिखाया कहाँ जाएगा, करा कहाँ जाएगा, कब करा जाएगा, नहीं पता है। वो ज़बरदस्ती अपने कंधों पे भार ले रहे हैं। उनको सीधा बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कि कब अटैक होगा, कहाँ अटैक होगा, किस मैग्नानिमिटी में होगा। वो अपने जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? वो उनका बढ़िया AC वाला दिल्ली में कार्यालय वहाँ बैठे। आप जैसे साथी प्रवक्ता हों तो कोई फंसेगा ही नहीं। उनको फंसना ही नहीं चाहिए वो, लेकिन वो क्रेडिट लेने की होड़ रहती है ना। वो पुलवामा में देखा नहीं था, वो वर्दी पहन के वोट मांग रहे थे गली गली, तो ये लोग सोच रहे कुछ हो जाएगा, फिर गली में निकल लेंगे। थैंक यू सर। तो उससे बचना चाहिए, बस ये, इनको बोझ नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज तो मॉक ड्रिल भी हो गई है, और जो भारत सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है, जैसे आसार दिख रहे हैं, वी डोंट है, हमें आइडिया नहीं है कि किस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि भारत सरकार ने हमारी मिलिट्री को ये इस बात के लिए कहा है कि आप जब स्थान समय अपने हिसाब से चुनें और जिस तरह की, जिस मैग्नीट्यूड की कार्रवाई करनी है आप वो करें। आप सरकार द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं? ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि आपकी आवाज़ में आज की डेट में देश की आवाज़, जो आपका प्रारंभिक उद्बोधन था, वो एक देश की जनता का, आम जनता का, पक्ष का, विपक्ष का, सत्ता प्रतिपक्ष या आम जनता का, सबका एक क्या नाम वो आवाज़ है। इस आवाज़ में हम भी अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। 3-4 चीज़ें बड़ी साफ़ हैं। जैसे इंदिरा जी ने 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में किया था, तो अब एक जो खंड है उसका
उसके खंड खंड करने का समय आ गया। 2 टुकड़े करें उस खंड के, 3 टुकड़े करें, 4 टुकड़े करें, ये वर्तमान सरकार हमारी सेना तय करे, राजनीतिक नेतृत्व और रणनीतिक नेतृत्व तय करे, सैन्य नेतृत्व तय करे। उसमें जो भी चीज विपक्ष के तरफ से या जनता की तरफ से पूरा का पूरा सहयोग सरकार को है। कांग्रेस पार्टी 4 टुकड़ों में चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो हमारा रणनीतिक फैसला होगा देश का, उस रणनीतिक फैसले के साथ में रहती है। हम ये जरूर चाहते हैं कि अब पाकिस्तान खंड खंड हो। कारण क्या है कि आतंक है उनके पास, आतंकी है उनके पास, और उनके आतंकी आका हैं। जब तक आप इनको खत्म नहीं करेंगे तब तक विश्व में शांति नहीं आने वाली। इस शांति के लिए आवश्यक है आज की डेट में आतंक को, आतंकियों को, आतंकियों के आकाओं को खत्म करना होगा, क्योंकि ये लोग बुद्ध की भाषा नहीं समझते हैं। बहुत हो गया। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, थोड़ी सी कड़वी है। और पहली चीज कि हमारी सलाहों को आप विरोध के रूप में न लें, और वो थोड़ी सी कड़वी है, वो मीडिया के एंगल पर भी है और भारतीय जनता पार्टी के एंगल पर सर भी है। दवाएं कड़वी ही होती हैं, आप बोलिए। बस हाँ, मैं वही बात। आज की डेट में मैं उन मीडिया के चैनलों को चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा, जो 2-2 कौड़ी के टटपूंजिए पाकिस्तानियों को अपने चैनल पर बैठा लेते हैं। शेम, मैं नहीं बुलाना। मैं आपको बताऊं, मैं तो सर इस बात 2-2 को कौड़ी विरोध के करता हूं। पाकिस्तानियों को बैठा लेते हैं। मैंने बंद कर दिया। और सुनिए सर, सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पे बैठते हैं, उस पर हमारे रिटायर्ड फौजी बैठते हैं, गाली गलौज और कराते हैं। आपस में वो गाली गलौज करवाते हैं। ऐसे चैनलों को फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे वैसा भी ना एंकरों करो को कि फांसी दे नहीं, दो। मैं सच कहता हूं, ठीक है, निंदा कर लो, फांसी न दो। अपने टीआरपी के लिए ये मेरे देश का सर नीचा करते हैं, ये मेरे देश की सेना के मनोबल पर कुप्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ में दुश्मन जैसा व्यवहार जरूर होना चाहिए। ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मेरे उन मीडिया चैनलों को सलाह भी और चेतावनी भी है। अच्छा, आज तो मॉक ड्रिल वगैरह हो गई। तो अगर मॉक ड्रिल हो गई, हम पूरी तरीके से साथ में। हम ये जरूर चाहते हैं कि जो हम लोगों की कमजोरियां रही, जो पीछे की तरफ अगर कहीं पर सिक्योरिटी लैप्सेस रहे, सरकार उस सिक्योरिटी लैप्सेस को पूरा करे। और हम ये जरूर चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब करने का और आतंक को नेस्त नाबूद करने का समय आ गया है। इसमें एक किसी जगह पे एक लिखा हुआ था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, पर कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सर 13 दिन हो गए, 13वीं हो गई आज शुभम द्विवेदी की। मैं इस बात से, पता है ना आपको आज 13वीं? मैं फिर से कहता हूं, मैं 13वीं पता है ना? मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपकी भावना के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूं, और उस भावना के साथ में मैं सरकार को जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार जनता के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। आज की डेट में हम सबके सब्र का इम्तिहान के साथ साथ, लेकिन हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी फौज, हमारी सरकार, हमारे सब लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के एक फाइनल असॉल्ट करें। बाकी चीजें सर बदला उसको कहते हैं ना जब चीता की आग ठंडी होने के पहले हो। सर ये व्यक्तिगत, मैं यहाँ पर मैं देश के साथ खड़ा हो रहता सकता हूँ। है, सर, आप मुझसे असहमत हो। मैं राजनीतिक रूप से इस समय बात नहीं पर करूंगा। मैं सर, मेरी विचारधारा इस मामले में मैं सहमत हूँ, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और ये मेरी भावना नहीं मैं है। आपको बताऊं, ये मेरे एक्शन का एक सर प्रतिबिंब भी है। मैं एनसीसी एयर विंग का कैडेट रहा हूं, सीनियर कैडेट कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं। हो सकता है आप लोग को तो बर्दाश्त कराना मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को नियम में संयम, सब्र और धैर्य, और इसके साथ साथ हमें अनुशासन सिखाया जाता है, और हमें यह सिखाया जाता है कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करें। आज की डेट में शीर्ष नेतृत्व को हम चेताते हुए उन पर भरोसा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ को हम कहना चाहते हैं कि हमें आप पर भरोसा है। 5 सेकंड सर, हमें आप पर भरोसा है, लेकिन उस भरोसे को आप कायम रखिए। उस पाकिस्तान को खंड खंड कीजिए, आतंक को खत्म कीजिए। यह आपकी जिम्मेवारी ही नहीं, कर्तव्य है। बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी, जाने माने एक्सपर्ट हैं डिफेंस मामलों के। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल त्यागी, आपसे समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है? हमें कितना समय चाहिए इस प्रकार की कार्रवाई के लिए? जिस तरह का एनालिसिस रिपोर्ट, ग्राउंड पे युद्ध अभ्यास, नागरिकों के लिए मॉक ड्रिल्स ये वगैरह हो रही हैं, ये सब इनफ हैं? क्या हम सही रास्ते पर हैं या हमें प्रयासों को तेज करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का समय तो 26/11 के बाद भी
आ गया था और फौज ने कहा भी था, अगर उस टाइम एक्शन ले लिया गया होता तो शायद पहलगाम ना होता। खैर, समय आ गया है और मैं 2-3 बातें बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो शहीद है, अगर वो शहीद होता है तो क्या वो समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का होगा? तो फौजी को पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं बढ़ना चाहिए सर। फौजी इज नॉट कन्फाइंड टू वन पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी बात, आपने एक्सरसाइज की बात की कि साहब एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे। हम, मेरी आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट आ रही है, बोलिए। अच्छा, तो बॉर्डर के ऊपर अगर हम किसी दूसरे देश के साथ एक्सरसाइज करते हैं तब तो हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं, और जब अपने ही देश के बॉर्डर पे एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी तालमेल को बढ़ाने के लिए करते हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन की 4 कंपनी में भी आपस में तालमेल करने में समय लगता है, और यहाँ पे तो हमको आर्टिलरी का आर्मर से, आर्मर का इन्फेंट्री से, इन्फेंट्री का एयर सपोर्ट से, तो इसलिए ये तालमेल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है और डिफरेंट सिचुएशन पेंट की जाती है कि दुश्मन अगर इधर से आता है तो क्या, और तुरंत हमें अपने आप को चेंज करना है तो क्या। नाउ दीज आर कॉल्ड वॉर एक्सरसाइज। सुरेंद्र राजपूत जी ने आज इतनी बढ़िया बात कही है, मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूं कि पाकिस्तान के प्रवक्ता को नहीं बुलाना चाहिए, और अगर बुलाएं तो कम से कम फौजियों को नहीं बुलाना चाहिए, उन फौजियों को जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन ना रखते हो। अब मैं 1971 की बात सब जानते हैं, पर मैं आपके दर्शकों को कहता हूं कि मान लीजिए वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और उनसे कहा जाए कि आपको एक्शन लेना है। अब अगर हमें एक्शन लेना है, युद्ध लड़ना है, कोई लिमिटेड या टैक्टिकल इसमें लिमिटेशन नहीं है, तो हम ये भी सोचेंगे कि हम जब एक्शन लेते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा देश आ जाए। और मान लीजिए अगर उसको भी कर लिया तो फिर ये भी सोचेंगे कि हमारे पास वार वेस्टेज रिजर्व कितना है, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन कितनी है। मैं आज के आज अटैक कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या मैं इसे 20 रोज तक, जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बना हुआ है स्टैंडर्ड, क्या मैं इंटेंस वार में उतने दिन का डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि मेरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की क्षमता, उनका रॉ मटेरियल, उनका पावर और उनके जो लेबर प्रॉब्लम से, क्या उन सब का ओके है? तो ये रेजोनेंस बिठाने में समय लगता है, और इसलिए चूंकि आर्मी के ऊपर छोड़ दिया गया तो अब आर्मी ये नहीं कह सकती, इफ एंड बट के चांसेस नहीं है। और फिर जो युद्ध है वो तो शुरू हो चुका है सर, ये तो बेकार की बातें है ये कहना। हमने एक्शन लेना तो शुरू कर दिया है। आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडस वाटर ट्रेटी को कितने युद्ध हो गए पाकिस्तान से, आज तक उसको अबेयंस में रखा गया? और अब लोग कहते थे कि अरे साहब, जब आप इंडस वाटर ट्रेटी को अबेयंस में रखेंगे, आपके पास तो डैम नहीं है, आपके पास तो रिजर्वायर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी चेनाब के अंदर दो बैराज के अंदर जो स्लूइस गेट थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता लोअर किया गया, और ये सिर्फ दिखाया गया कि हम ये कर सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा किया नहीं है, और वैसे भी अभी पाकिस्तान पे इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कल्टीवेशन सीजन है, ये सोइंग सीजन नहीं है। लेकिन अब हम इसे कर सकते हैं झेलम में भी, और ये हमने दिखा दिया कि यस वी कैन डू, वो हमने किया। क्या हमने उसका ट्रेड खत्म नहीं किया, और क्या हमने उसके ऊपर डिजिटल स्ट्राइक नहीं की? और अगर ये हमारी चीजें हवा में रही होती तो बताइए पाकिस्तान का ये हाल कैसे होता कि आज 1000 मदरसे पीओके में बंद कर दिए गए, कि उसमें जिसमें जहादी बनाते थे, जो वहाँ के होटल हैं, जो वहाँ के बैंकेट हॉल हैं, उनके अंदर फौज की, और तो और जो वहाँ का वो है कब्रिस्तान में श्रीमान जी जनरल मुनीर या मौलाना मुनीर 2 दफा उसका दौरा कर चुके हैं, और उन कब्रिस्तानों में अपने थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, एस्टेब्लिश कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर रह चुके हैं। कर्नल श्रीवास्तव, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। सर, आज 13 दिन हो गए हैं, देश अब इंतजार कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। देखिए, सैन्य कार्रवाई के बारे में और राजनीतिक पहलू के बारे में मैंने
हमारे काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं और राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने काफ़ी बातें बताई, और मुझे भी ये बहुत खुशी है कि हमारे सारे राजनीतिक दल आज पाकिस्तान के अगेंस्ट देश के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आज एक दूसरा पहलू बताना चाहता हूँ कि जो ये अभी किसी प्रकार, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या ये युद्ध की आपदा में जो मॉक ड्रिल किए जाते हैं कि हाँ हमें कम से कम नुकसान हो, और अगर कोई नुकसान हो तो उसको हम झेल सकें। मैं आज एक दूसरे मॉक ड्रिल की बात कर रहा हूँ जिस पर कि देश शायद आंखें मूंदे हुए है या जिसकी आवश्यकता है। वो मॉक ड्रिल है, कोई भी देश सशक्त या कमज़ोर अपने नागरिकों के चरित्र से होता है। किसी देश का बहुसंख्य नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेके कितना जागरूक है, केवल अधिकार ही तो नहीं भोगना चाहता है, कर्तव्य कितने निभाना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। मैं केवल एक उदाहरण देकर ही जनता का चरित्र खराब है ये मामला नहीं, मैं खराब की बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए, कोई अभी जैसे घटना होगी तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बम गिरेंगे या कोई चीज़ गिरेगी, हमारे लोग काम करेंगे तो खराब। क्या मतलब है? मैं अभी बिल्कुल प्रिसाइज होके अपनी बात डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। वो ये है कि जैसे हमारे एक मॉक ड्रिल हमारे देश के नागरिकों को राष्ट्रवादी सोच के साथ, देश प्रेमी सोच के साथ बनाने की आवश्यकता है। जैसे अभी हमारे संसद पर जो हमला हुआ उसमें जो अफजल गुरु था उसने सारे अधिकार भोगे, उसने प्रोफेसर की नौकरी प्राप्त की, सारी चीज़ें की, परंतु देश के प्रति धोखा किया, देश के प्रति। तो एक हमारी शिक्षा में, हमारी तैयारियों में सरकार का चरित्र क्या होना चाहिए? सरकार का चरित्र यही होना चाहिए कि वो अच्छे नागरिक तैयार करे, और उसमें मैं और दुश्मन को, अगर मैं अपनी बात, दुश्मन को तो मुंहतोड़ जवाब देना ही है, वही तो है। इसीलिए मैं अगर अपनी बात, आप एक बात बताऊंगी, आज आपने मॉक ड्रिल देखी मॉर्निंग में? पूरे देश में हुई। एक भी व्यक्ति ला दो जिसने अपोज किया हो या जिसने सहयोग ना किया हो। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग पहलगाम जैसी खबर दिखाई, पहलगाम जैसी अवेयरनेस फैले, पहलगाम जैसी घटना हो या संसद में अटैक जैसी घटना हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारे और पहलगाम भी ना हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर से हमारे नागरिक ही वहां कहीं इन्वॉल्व पाए जाते हैं। मैं मान लीजिए अपनी बात अगर नहीं स्पष्ट कह पा रहा हूं तो मैं एक उदाहरण से कहता हूं। आप तो नागरिकों के पीछे पड़े हो, मैं ये नहीं समझ नहीं, मैं नागरिकों के पीछे नहीं पड़ा। आज तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि एक जैसे कि अमेरिका में 2001 के आतंकी अटैक के बाद पैट्रियट एक्ट वहां पे बनाया गया। मैं अगर अपनी बात को बना लो, कोई रोका थोड़ी तो मैं वही कह रहा हूं, पैट्रियट एक्ट जैसी किसी एक सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है, आवश्यकता है। जैसे पैट्रियट एक्ट बनाने से हो जाएगा सर? नहीं सर, सरकार अपनी जिम्मेदारी, तो वहां पर जहां कमियां होती हैं वो मैं इंगित कर रहा हूं, सिर्फ नागरिकों को वो मैं इंगित कर रहा हूं। अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी बात कहने वाले लोग अगर राजनीति अभी हमारे देश में क्या जरूरी है कि हमें पाकिस्तान को ठीक करना है। हाँ, तो मेरा एक अलग नजरिया है। देखिए, सेना की तैयारियां, मॉक ड्रिल कैसे होंगी, थैंक यू सर, कैसे छुपना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। सर, मैं इस बात को अलाउ नहीं करूंगा कि आप हमारे देश के लोगों को गाली दो, ऐसा मत करो। आप मिलिट्री से रिलेटेड हो, एक भी व्यक्ति मिलिट्री के लोगों के प्रति सम्मान और इज्जत का भाव रखता है। अभी पलट के आपको लोग कहना शुरू करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। नहीं तो इस देश के नागरिकों पर आप सवाल ना उठाएं। इस देश का नागरिक उतना ही है जो अगर कोई आप मेरी बात कंप्लीट होने दें, भी जो देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, लेट मी फिनिश, उनको रास्ते पर लाने के लिए कोई इस देश का नागरिक जितने आप इस देश के लिए वफादार और देश प्रेमी हैं, हर एक व्यक्ति इस देश के प्रति वही प्रेम की भावना रखता है। आप किसी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते हो फला की खराब है, फला की खराब है। एक दो उदाहरणों से आप देश के नागरिकों को चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता कोई। अफजल गुरु के चरित्र पर भी सवाल नहीं उठा, बिल्कुल उठाइए, तो मैं वही कह रहा हूं ना। आप मेरी बात एक उदाहरण से आपने मेरी बात को पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के साथ कैसे जोड़ दिया? आप ही बोल रहे थे कि नागरिकों का चरित्र निर्माण नहीं है। ठीक, कौन बोला? मैं बोला कुछ नहीं, ये टॉपिक पीछे संघ का चरित्र है। वीरेन जी भी सर, आप शांत रहे सर। मैं इस तरह से राजनीतिक कटाक्षों पे नहीं ले जाना चाह रहा था। हाँ, हमें यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए हमें करना भी नहीं सर।
हम तो सिर्फ ये कहते हैं नागरिकों को गाली मत दो बस। वीरेन जी भी आ गए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। वीरेन जी, स्वागत आपका। बताइए, आज तो काफ़ी कुछ मॉक ड्रिल वगैरह हुई है, क्या किस तरह का आउटकम आए? उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हुआ मॉक ड्रिल, कोई कमी बेसी आई सामने? सब ठीक है, हमारी तैयारियां दुरुस्त हैं? देखिए, मॉक ड्रिल तो अभी सारे जो संगठन हैं सुरक्षा से जुड़े हुए उन लोगों ने किया है, इसमें पब्लिक की सहभागिता उतनी नहीं रही है। लेकिन जो 7 तारीख को मॉक ड्रिल होनी है, यानी कि कल, उसमें बृहद स्तर पर 40 जिलों में जो बड़े शहर हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल अभी आगे बढ़ेगी और पूरे देश में बढ़ेगी। देखिए, एक चीज़ तो ब्रजेश जी है कि रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये कोई ऐसे तो नहीं हो रहा है कि खाली बस रोज़ उछल कूद करके बैठ जाना है। होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर, चाहे मॉक ड्रिल आज हो रही है, चाहे हवाई हमले की तैयारी हो रही हो, चाहे ब्लैकआउट की जो व्यवस्था आ रही है, बंकर बनाए जा रहे हैं, तो लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, कैसे वहाँ सुरक्षित रखा जाए, इन सब चीज़ों पर विचार तो चल रहा है। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा ये आता है कि क्या हमारा देश युद्ध करने के लिए तैयार है और क्या इस देश के नागरिक युद्ध चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ी स्थिति आज बनी है। ये सवाल इसलिए है कि घटना 22 अप्रैल की हुई, तब से काफ़ी समय बीत चुका है इस देश में। उसके बाद से एक तरह से कहा जाए वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया है इस घटना के बाद से, क्योंकि हमले और युद्ध को लेकर सबकी राय एक जैसी नहीं है और इस देश में युद्ध जबरदस्ती ना तो थोपा जा सकता है और ना ही जनता की राय उसके लिए ज़रूरी होगी, लेना पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती हैं कि वहाँ पर डिसीजन होते हैं। लेकिन क्या आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि भारत को युद्ध करने की ओर बढ़ना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने है। मूडीज एक संस्था है, उसने आज रेटिंग जारी की है अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में, जिसमें कहा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, वो तबाह हो जाएगा। लेकिन उसका कितना नुकसान हमको उठाना पड़ेगा, इसका भी आकलन हम लोगों को करना होगा। हमने एयर स्ट्राइक कर चुकी है, हम वाटर स्ट्राइक भी कर चुके हैं और वो मॉक ड्रिल कर रहे हैं जो 1971 के युद्ध में नहीं किया, यानी कि 54 साल बाद वो स्थिति हम उस स्थिति में आ गए हैं। तो स्वाभाविक है कि मामला तो गंभीर है, इमरजेंसी के हालात बन सकते हैं। जो आज स्वतंत्रता पूर्वक लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लोग जी रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो फिर वो रुकेगा नहीं जी। हम आप आर्थिक नाकेबंदी से इसका जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और देश की सेना को भी ये छूट मिली हुई है कि वो कार्रवाई के लिए अपना तरीका चुन ले और अपना वक्त चुन ले, वो जब चाहे कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार द्वारा ये स्पष्ट निर्देश हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पिछले 11 दिनों से एलओसी पर रोज फायरिंग हो रही है, चाहे वो नौशेरा हो, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, पुंछ हो, राजौरी हो, मेंढर हो, चाहे जहां, और इधर से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। छोटी मोटी खबरें आती हैं, लोगों को उतना पता नहीं चल पाता है। लेकिन पाकिस्तान ने एक मिसाइल का परीक्षण किया जो 450 किलोमीटर तक मार करती है। 450 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी है। और कल उसने एक मिसाइल का आज और परीक्षण किया है जिसका नाम है फतह, वो 120 किलोमीटर के लक्ष्य को भेजती है। हमारे पास भी इससे बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, लेकिन जब ये चलेंगी तो कितना बर्बादी लाएंगी, इस पर विचार करना होगा। ये इतना आसान नहीं है। तनाव बढ़ा है, लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान को हम आप खंड खंड करने की बात कह रहे हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि चिता की आग ठंडी होने से पहले
बदला लेना चाहिए। इस देश का हर नागरिक इस बात से सहमत है, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन इस 150 करोड़ की जनता की आबादी को भी ध्यान में रखना होगा, उनके हितों को भी ध्यान में रखना होगा। मैं युद्ध से डरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गांधीगिरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस देश में और इस देश के उस पार बैठे हुए लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सरहदें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच नहीं है, जिंदगी और मौत के बीच है, उदारता और क्रूरता के बीच है, और इस पर निर्णय बहुत सोच समझ कर करना होगा। जी वीरेंद्र जी, एक पत्रकार के तौर पर जो चीजें हमको समझ में आती हैं वो कहनी चाहिए। बस इतना जरूर है कि जब जोशीली बात आती है तो कुछ साहित्य में हमेशा दुश्मन देश के लिए जोशीली बातें कही गई हैं, उनको सुनना और अमल कितना करना है ये स्थिति पर निर्भर करता है। तो सुनिएगा कि तुम दोस्ती करते हो वो दगा देते हैं, हम भारतीय क्या हैं चलो उस कायर पाकिस्तान को बता देते हैं। देख के उसकी बर्बरता अब रगों का खून खौल उठा है, हमें खून के बदले खून चाहिए। अब तो यह बात हर गूंगा भी बोल चुका है, अब कोई चिंता दुख या समझौता नहीं होगा। हर भारतीय की यही पुकार कि अब तो बस दुनिया से पाकिस्तान का नाम सफा होगा। नहीं, लोग तो कह रहे हैं अब की बार लाहौर पर, पब्लिक से तो ये डिमांड आ रही है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, क्विक राउंड है, सेकंड राउंड, इसको प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सत्तारूढ़ दल हैं, आपका खून कब खौलेगा सर? देखिए, हमारा खून जो है वो जब ज़रूरत होती है, जब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अपना काम करेगा और करके दिखाएगा, और पहले भी दिखाया है। जो 2 बार इन्होंने हरकत करी है, दोनों बार इनको जवाब मिला, और अब की बार जो जवाब जनता चाह रही है, जो देश मांग रहा है, जो आप भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, वो जवाब अब खून देगा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। कैसे, कब, कहाँ, ये समय सरकार और काल सरकार तय करेगी। और सरकार ने कह दिया है कि ये उन्होंने फौज को क्लियरेंस दे दिया है कि अब फौज के हाथ में है कि कब वो स्ट्राइक करे। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जोश और होश, देखिए, हम होश और जोश दोनों से काम करते हैं। ये नहीं कि जो होश है तो जोश नहीं, जोश है तो होश नहीं है। इसीलिए जो तरीका सरकार ने अपनाया है, सारे इंतजाम करके कूटनीतिक स्तर पे जवाब दे दिया है। वाटर बॉम्ब चल चुका है, उसका उनको अभी से ही इफेक्ट आने लगा है, और सैन्य कार्रवाई का काम सेना तय करेगी। सरकार की तरफ से टोटल क्लियरेंस और गो हेड दे दिया गया फौज को। कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव जी बैठे हैं, बीआरओ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं, ये तो नागरिकों पर गगरी फोड़ रहे हैं। आप क्या सहमत हैं इनकी बात से? चूंकि नहीं, आप नहीं, मैं त्रिवेदी जी के लिए पूछा, गलत परिप्रेक्ष्य में कहा, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, हमारे कर्नल श्रीवास्तव जी हैं जो बीआरओ के फॉर्मर डायरेक्टर, आपने इनका सुना है? ये नागरिकों पर ही गगरी फोड़ रहे हैं। नागरिकों पर नहीं, देशद्रोही इकोसिस्टम पर नहीं। आपका नाम है क्या शरद त्रिवेदी? हर नागरिक, अपनी बारी का वेट करें। हाँ, मुझे लेकिन मौका दीजिए। अरे आप कितना लंबी स्पीच दिए? हर नागरिक हमारा योद्धा है, हर नागरिक देशभक्त है, और उसी नागरिक के संरक्षण में, उसी नागरिक की मेहनत और उस नागरिक के पराक्रम से आज देश सुरक्षित है और सजग है। ठीक, चलिए आप ही को मौका देते हैं। हाँ, तो पहले तो मैं सुरेंद्र सेकंड है, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र राजपूत जी ने जो मेरी टोपी उछाली है, तो ये मेरी टोपी एक तो मैं अमीनाबाद से खरीद के नहीं लाया हूँ, ये भारत के राष्ट्रपति ने मुझे दिया है, और उस जो सेना जो मैंने देश के लिए कार्य किया है, उसके लिए मैं अधिकृत होकर ये टोपी पहन रहा हूँ। आप अधिकृत होकर के ये कहेंगे कि देश का नागरिक गद्दार है, इकोसिस्टम है यहाँ पर? कौन आदमी यहाँ पर ये कहता है कि इकोसिस्टम यहाँ का गद्दार है?
हिंदुस्तान का हर नागरिक देशभक्त ये है। देश में यहाँ पर कुछ परसेंट जो और परसेंट की आप बात जो करते भी हैं, किसकी आप बात नहीं, करते तो हैं? आप यहाँ ध्रुव पर सक्सेना भी- की बात कर रहे हैं जो आईएसआई का एजेंट है। आप मेरे मुंह किसकी में बात आप बात मेरे कर मुंह रहे में हैं? शब्द आप न मुझे डालिए। नाम बताइए। आप मेरे मुंह में किसी का आप नाम न निशिकांत डालिए। दुबे की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आप निशिकांत मेरे दुबे मुंह में जिसने नाम ये कहा कि देश में कोई धर्म भी- की छिड़ा हुआ है, कोई भी एक- जिसने ये कहा देश में धार्मिक युद्ध अपनी छिड़ा बात हुआ है, अपनी बात एक कहने दीजिए, पूरा शांत हो। उसकी बात कर रहे हैं? आप बोलिए। किसकी बात कर रहे हैं? सर, हम लोग मुद्दे पे रहे, आप- पाकिस्तान पे रहे। आप फिर आप शांत रहे। हाँ, अब पाकिस्तान पे किसी रहे। एक नदी की टोपी सफाई के होती पीछे है मत छुपिए। तो क्या हाँ, एक सेकंड। आप सेना मेरी की है। आप मेरी टोपी पर मैंने बार आपकी बार टोपी ये आप टोपी रुक जाओ, आप- में और ये ये टोपी टोपी में आपके अमीनाबाद पास सर, रुक नहीं है जाओ। और अमीनाबाद की प्लीज नहीं है। प्लीज टोपी सुरेंद्र देश की है राजपूत जी और इस देश की प्लीज टोपी सुरेंद्र है। राजपूत जी थैंक यू, सर। ये शांत हो हमारे जाओ। अब आप राष्ट्र की शांत हो जाओ। कायरता को ये टोपी के राष्ट्र आप सर शांत हो जाइए, की शांत हो हुई जाइए, टोपी सर। है अमीनाबाद ओके। से नहीं लाया हूं। अपनी सर, ऊपर अपनी करो। कायरता को आप टोपी के तो पीछे मत आप छुपाइए। मेरी अपने टोपी ecosystem को आप मेरी के पीछे टोपी मत पर बार छुपाइए। बार प्रश्न न आप- उठाइए आप- मैं आप- आपकी टोपी पे काम आप- प्रश्न आप- उठा आप- रहा आप- हूं। और सही क्या में। कह रहे हैं आप? खुद उठा रहे सर, ये हैं। धन्यवाद। टोपी मुझे भारत सरकार ने दी है आप- और राष्ट्रपति ने आप दी है। मुझे- आप टोपी पहना रहे हैं देश को। सर, आप आप शांत हो जाइए। मेरी टोपी उछाल अच्छा, आप रहे मेरे हैं, से बात टोपी- करिए। राष्ट्रपति आप ने मेरे दी से है। बात करिए। ये आप जो अपना पहला वक्तव्य देख युद्ध लीजिए। अभ्यास देखें आप, जो युद्ध अभ्यास हो रहा है उस मैं ये नहीं सर, आप मेरे क्या से बात कहना चाह रहे हैं? आप बार बार मेरी बात को ये कहना युद्ध चाह रहे हैं अभ्यास। कि मैं पूरे नागरिकों को बात कह रहा हूं। आप ही ने तो बोला आप था। किसी मैंने तो अभी मैं तो आप कहना चाहिए था कि किसके अगर लिए कह रहे किसी हो? नदी और तालाब की अब सफाई फंस गए तो हमसे ऐसे कह रहे अब हो। आप मुझे बोल देने दीजिए या तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं सर- क्योंकि आपने मुझे बिल्कुल गलत पहलू पे लाके रख दिया। सर, बोला करो, आप मैं थोड़ी किसी बोला था। नदी या तालाब की अगर सफाई करते हैं तो क्या वो पूरा पानी गंदा है? उसमें कुछ छानना पड़ता है। मैं केवल कर्नल साहब, एक विद ऑल मोटे ड्यू तौर पे रिस्पेक्ट, कह आप रहा ही हूं। बोल रहे थे, मैं थोड़ी कोई कुछ कह भी, रहा था। चाहे जितना चिल्ला के मेरी टोपी उछालें, टोपी के पीछे राष्ट्र देश की टोपी के नाम पर टोपी की बात आपने शुरू की हिंदू थी। मुसलमान करना चाहते हैं। टोपी उछालने की बात मैं आपने हिंदू की थी। मुसलमान करना चाहते हैं। टोपी उछालने की मैं बात जिम्मेवारी से हिंदू कह रहा हूं। मुसलमान की बात आपने शुरू ओके, ऑल की। राइट। आप करना चाहते हैं। कर्नल शरद कोई सरन, बात तो क्या आप कायर? मैंने धन्यवाद। ऐसी कोई बात ओके, कभी कर्नल नहीं शरद की। सरन, मेरा आपसे ब्रजेश जी एक विनम्र ये सब ना निवेदन करें है। आप लोग, मैं आग्रह हाथ जोड़ करता के एक हूं। निवेदन है। हाँ, मैं भी। पिछली बार मैं बोला नहीं क्योंकि पैनल बड़ा है, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए था। सर। यहाँ सब बड़ी बड़ी बातें सर, कर रहे हैं। मैं एक बस मिनट दो में बातें बात कहूंगा। समाप्त करिए। मैं बस दो बातें कहूंगा। पहली बात, मेरा आज की तारीख में देश को एक साथ लड़ने की जरूरत है। कोई भी धर्म और जाति देखता है वो देश का गद्दार है, चाहे वो कोई भी कपड़े पहनता हो। पहली बात। दूसरी बात, हम सब बातें कर रहे हैं, उस सिपाही की बात कौन करेगा जो बंकर में बेनेट लेके राइफल लेके खड़ा है? मैं आपको 30 सेकंड दीजिएगा, मैं बताता हूं। इस वक्त जब धर्म पत्नी अपने पति को फोन करती है तो घर में कोई भी दिक्कत होती है तो वो कहती है सुनो जी, घर की चिंता मत करना, यहां सब बढ़िया है। और वो जो सिपाही बंकर में है वो फोन पे बोलता है सुनो, हम लोग नहीं जा रहे हैं, बगल वाली पलटन जा रही, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बाबूजी को भी माता जी को भी बता देना। वो ये बोलते हैं। और इधर से बीवी दुआ कर रही होती कि मेरा पति जिंदा आए और मार के आए, और वो सोचता है कि मेरा घर थोड़े दिन संभाल लेना, मैं मार के वापस आ रहा हूं। क्या उस सिपाही के बारे में हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? और अगर सोचेंगे तो मैं आपसे आज एक वादा मांगता हूं, आपसे आज एक वादा मांगता हूं, शहीद का एक सा दर्जा दीजिएगा। ये युद्ध होगा तो जो फौजी को मिलेगा शहादत के बाद, अग्निवीर को भी शहादत के बाद वही मिले। ये मेरा Thank you. प्रधानमंत्री से निवेदन है कि घोषणा धन्यवाद कीजिएगा। सर, थैंक यू सर। तो मैं उन्हीं कैप्टन शहीदों के लिए सर एक सर, आप प्लीज राष्ट्रद्रोही और भी हमारे को साथ लोग हैं। रास्ते पर लाने की जरूरत सर, है। ऑल राइट। अब और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ कैप्टन JPS चौहान साहब मौजूद हैं। चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह के हवाई हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल तैयार की गई, आज हमने उसका एक्सपेरिमेंट भी किया और एक तरीके का करके उसको कोशिश भी की। आपका क्या आकलन है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए मॉक ड्रिल में नागरिकों को? सर, आपके पास 60 सेकंड हैं और इस 60 सेकंड की उपयोगिता आप लोगों को ब्रीफ करने में करें। ओके, पहले तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी का एक बोलूंगा कि जो फौज की और इवन सिविल की जो तैयारी होनी चाहिए और जो हो रही है फौज की, मैं फौज का बारे में कह सकता हूं कि देश शिवावर मोही है शुभ कर्म न ते कबहो न डरो जब जाए लड़ो अरिसो निश्चय कर अपनी जीत करो। आज हमारा समय वो है। जहां आपने मॉक ड्रिल की बात कही, देखिए एयर रेड के साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कि जो हमारे सायरन्स हैं जो कि काफी समय से, कई सालों से जिनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या वो सबसिबल हैं? किसी भी एयर रेड के लिए और इस तरीके की ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे सायरन्स ठीक होने चाहिए। दूसरी बात, क्या हमारे जितने भी सायरन लगे हुए हैं और मान लीजिए सबसिबल भी हैं, क्या उनकी आवाज जो है
शहर के अंत तक के व्यक्ति की कानों में सुनाई दे रही है। और अगर हमारे पास इतने पर्याप्त नहीं है, क्या हमने उसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए क्या हमने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है? पॉइंट नंबर 2 आता है कि उस सायरन को सुनने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि लड़ाई के समय के अंदर एक साधारण नागरिक भी एक ऐसा फौजी बन जाता है, अगर वो अपना योगदान ठीक तरीके से कहे तो हम लड़ाई को बहुत आगे तक सस्टेन कर सकते हैं। और वॉर के अंदर सस्टेनेंस ऑफ वॉर जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब जो है क्या वो करेगा क्या, उससे हर एक नागरिक को इस बारे में पता होना चाहिए। जी। दूसरा, जो हमारे प्रतिष्ठान है, हमारे घर हैं, ब्लैकआउट के लिए हमने उसकी क्या प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, क्या उसके बारे में जानकारी है? तीसरी बात, जो हमारा सिविल डिफेंस नेटवर्क है, और उससे पहले मैं आ जाता हूं, ये जो सायरन बजेंगे, सायरन 3 प्रकार से बजते हैं, एयर रेड वार्निंग येलो, एयर रेड वार्निंग रेड और ग्रीन, 3 तरीके के। क्या सुनने वालों को पता है कि ये सायरन है क्या और सायरन के बाद हमें करना क्या? वाह, कितनी बढ़िया बात आपने हम की। बहुत बढ़िया। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप एक डिटेल में लिखें, हम अपने चैनल पे चला के लोगों को जागरूक करेंगे। अवश्य अवश्य। ऑल राइट, कैप्टन चौहान हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी भी हमारे मौजूद हैं। कर्नल त्यागी जी, क्या मॉक ड्रिल भले हम लोग टीवी पे देख के ऐसे ही बढ़ जाते हैं, पर चौहान साहब ने भी बड़ी ऊंची बात कही कि हमें अपनी सारी ड्रिल्स देख लेनी चाहिए, इक्विपमेंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नागरिकों को पता है ना कि किस सायरन की आवाज़ पर क्या एक्ट करना है। क्या हमें इस पर और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है? निश्चित रूप से साहब, मॉक ड्रिल तो बार बार होनी चाहिए, और इसीलिए मॉक ड्रिल की जाती है कि हम अपनी कमियों का पता लगा सके, कहाँ पे कमी है, सायरन काम करते हैं नहीं करते हैं। अगर हम एक सायरन बजाते हैं, उसके बाद पॉज करते हैं, दूसरा सायरन बजाते हैं, उसका क्या मतलब है? और अगर हमें लाइट आउट करनी है तो क्या हमें कैमोफ्लेज नहीं करना है? और फिर क्या अगर कल को आवश्यकता पड़ती है तो क्या हमें एम्बुशर पेट्रोलिंग नहीं करनी है? तो पहले मॉक ड्रिल का मतलब ही ये है कि जो हमारे बीच में कमियां उनको ठीक किया जाए। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ साहब कि आज का सिपाही 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। उसके पास मोबाइल है, वो टेलीविजन देखता है, एनालिसिस भी कर सकता है। मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मेरा सिपाही मेरे से ये पूछता है कि सर ये बताइए कि क्या मैं उस आदमी के लिए जान दूं जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या उस आदमी के लिए जान दूं जो ये कहता है कि हिंदुस्तान की सेना चीनियों से पिटकर तवांग में चली आई, क्या मैं उस आदमी के लिए जान दूं जो ये कहता है कि चीन की हुकूमत अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो अच्छा है? अब मुझे बताइए कि मैं उसे क्या जवाब दूं? तो मेरे लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, और जैसा हम सुनते भी हैं कि चाइना और पाकिस्तान को निपटना के लिए तो फौजी कॉम्पिटेंट है। हमने आज तक 1 इंच जमीन हिंदुस्तान की पाकिस्तान या किसी के पास नहीं जाने दी, लेकिन जो हमारा इंटरनल हाफ फ्रंट है उसकी बात करते ही आप चिल्लाने लगे, तो ये बात ठीक नहीं है साहब। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम है। क्या जो पहलगाम में हमला हुआ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह दो कि क्या उसमें कुछ यहाँ के आदमी नहीं थे? हो ही नहीं सकता। इतने बड़े देश में 4 आतंकी आ जाए और वो आके यहाँ हमला करके कुछ कहना चाह रहे हैं? जब तक यहाँ के लोगों का उनके साथ ना हो, और जो जितने भी ये सेल और जो ये है ओवरग्राउंड वर्कर, इनको श्रेय देने वाला कौन है? और उस श्रेय देने वाले आदमी में अगर उसको नाम दे दिया जाए, मैं बोलता हूँ, मैं लेता हूँ नाम फारूक अब्दुल्ला, एक नाम मैंने बताया, एक के खिलाफ तो एक्शन लो। अगर ये दूसरे देश में रहा होता तो क्या वो सब कुछ कहने के बाद फ्री घूम सकता था जो यहाँ हो रहा है? इतनी सी बात। और भारत सरकार ने इनको एनएसजी की Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। एनएसजी गलत है तो बात। सर बोले सर। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। देश का जो भी गद्दार हो उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कोई भी गद्दार हो। और मैं जनरल त्यागी साहब से बहुत स्पष्ट कहूं कि आपने कर्नल साहब बड़ी अच्छी बातें कही, पूरी तरीके से सहमत हूं।
एक बार जरा निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी का 4 बार का सांसद है, जिसने यह कहा कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस डोजेयर को लेकर के पाकिस्तान यूएन में बैठा है, आज की डेट में यह कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान में तो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, हिंदुस्तान में तो धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है। यह वहां की सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद है 4 बार का, वो कह रहा है। क्या उसको आप गद्दार नहीं कहेंगे? या उसको आप गद्दार नहीं कहेंगे? उन सारे थैंक यू टीवी सर, चैनल बहुत को बहुत आप शुक्रिया गद्दार नहीं सर, कहेंगे समझ जो गए। लोग पाकिस्तानियों सर, को थैंक यू बैठा सर। खाली सर, फालतू थैंक यू आज के की आप बात लिए, थैंक यू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। जान ले लीजिए सर, आपके जवान अग्निवीर के बारे में कुछ पूछते हैं? सर आपकी बहुत पलटन शुक्रिया, में? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर। जवान पलटन में अग्निवीर के बारे में पूछते हैं कुछ? वो तो रिटायर हो कि गए, अग्निवीर हटवा दीजिए, रिटायर हो गए। उसके बारे में भी बोल दीजिए। बहुत सर। शुक्रिया सर। फीडबैक मिल रहा है अग्निवीर यही के मौका बारे है में, हम कोई सबको जवानों की अग्निवीर बात के करने बारे का, में कोई negative टीवी पे बोलने feedback का नहीं है मौका ना? मिला है, कोई तो negative हमें अपने feedback जवानों के नहीं, लिए लोग को खड़ा होना negative है। चाहिए सुप्रीम कोर्ट और से लोगों धन्यवाद, से thank you, अपील करनी बहुत चाहिए कि धन्यवाद। अग्निवीर के बारे में थैंक यू कोई सर, negative सर थैंक यू feedback सर, नहीं है। थैंक यू मैं भी सर, retire सर थैंक यू सर, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अग्निवीर बन जाओ तब आप सपोर्ट